सूद का सिद्धांत है, उस विषय में हमें अध्ययन करना था। किंतु आपने अभी पढ़ेंगे अगले उसमें पीपीटी में कि क्रिया प्रसूत कैसे क्रिया होती है स्किनर के माध्यम से। तो उसमें जो क्रिया है हम किस माध्यम से करते हैं। तो मेरा प्रस्तावना के रूप में पूर्व प्रकरण के माध्यम से प्रश्न था कि जो हम क्रिया करते हैं वो हम क्रिया करने के लिए किस माध्यम को अपनाते हैं। तो इसको कोई बताना चाहेगा कि क्या माध्यम अपनाते हैं हम क्रिया को करने के लिए। हम अपनी क्रिया को करने के लिए इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नहीं, मतलब इंद्रियों का तो प्रयोग करते हैं, हाथों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर कुछ चिंतन या कुछ होना तो चाहिए ना, जिसके माध्यम से हम क्रिया को करेंगे। विवेक का प्रयोग तो करते हैं ना। जी। तो हम आज मेरा जो विषय है वो है कोहलर के सिद्धांत। तो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि सूझ का मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि कोई भी हम क्रिया को करते हैं तो क्रिया को करने के लिए हम सूझ या चिंतन या विवेक का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम अनेक तरीके से अनेक परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं। तो उस विषय पर हम अभी मैं अपना प्रकाश डालूंगी, पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी अब कि कैसे हमने जो इसकी वो कॉलर है उन्होंने अपना इसकी जो सूझ का सिद्धांत है उसको प्रयोग करके दृष्टांत के माध्यम से बताया है। तो स्लाइड की ओर चलेंगे। ये प्रस्तावना से चलते हैं। इसमें है कि प्रस्तावना में मेरा है कि जो कोहलर है उन्होंने जो हमारा सिद्धांत दिया है सूझ का सिद्धांत, वो कहाँ से शुरुआत हुई, मतलब वो किसके माध्यम से हुई। क्योंकि वो एक गैस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, जिसमें 4 मनोवैज्ञानिकों का नाम प्रमुख रूप से आता है, जिसमें सबसे पहले मैक्स वर्थिमर थे, जिन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रारंभ किया। तो उन्होंने गैस्टोल्टवाद एक पुस्तक लिखी थी, गैस्टोल्टवाद के जनक ये कहे जाते हैं मैक्स वर्थिमर। तो उन्होंने जब गैस्टोल्ट नाम की जो पुस्तक लिखी तो उसमें उन्होंने गैस्टोल्ट शब्द का प्रयोग आया, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है समग्रता, पूर्णता। जैसे कि अभी हम स्किनर का और अभी हमने परसों के प्रकरण में पढ़ा था प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। तो उन सब का खंडन करके वो उन्होंने एक नया सिद्धांत का वो दिया मैक्स वर्थिमर ने, कि ये सिद्धांत का खंडन किया उन्होंने और बोला कि सूझ का सिद्धांत है जो कि संपूर्णता या समग्रता सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद वोल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई, उन्होंने इसका प्रयोग करके दृष्टांत के माध्यम से दिखाया। और जो कर्ट कोफ का हुए, इन्होंने क्या किया कि उसका जो सिद्धांत था उन्होंने इसको प्रस्तुत किया, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे। उसके बाद इन्होंने 1920 में 1911 से 1920 के बीच शेयर कर सकती है। हाँ क्या पीपीटी शेयर में आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके ओके ओके, वो एकदम ध्यान नहीं दिया। मुझे शेयर होती है अब तो हो रही है ना। जी जी। धन्यवाद बताने के लिए। तो ये सिद्धांत पे हम आगे थे, जिसमें कि जो वोल्फगैंग कोहलर थे उन्होंने 1925 में इस अपने सिद्धांत को पूर्ण रूप से प्रयोग करके दिखाया, और जो कि इनका सिद्धांत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। उसके बाद जो ये सूझ का सिद्धांत दिया इन्होंने, उसमें इन्होंने वन मानुषों पर प्रयोग किया। वन मानुषों में इन्होंने देखा कि इन्होंने अनेक वन मानुष देखे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, जो कि चिंपैंजी है। और उसमें उन्होंने एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं, जिसको हम देखेंगे। इन्होंने सबसे पहले हम समझेंगे कि सूझ क्या होती है, सूझ है क्या। तो सूझ क्या है कि जैसे हम व्यक्ति होता है वो किसी भी क्रिया को करने के लिए अनेक माध्यम अपनाता है। अनेक माध्यमों के द्वारा वो क्या करता है, भिन्न भिन्न तरीकों से हर एक परिस्थिति का अवलोकन करता जाता है। तो जब वो अवलोकन करता है तो उसको फिर किसी अभ्यास की जरूरत नहीं होती, कि जब वो पूरी परिस्थिति को पूर्ण रूप से जान लेता है तो उसको फिर नहीं देखना पड़ता। उसके बाद उसमें क्या होता है, एक सूझ या विवेक या चिंतन जब करते करते उसके अंदर एक अचानक से सूझ उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि हमने देखा होगा, हम किसी कार्य को करते हैं तो करने के बाद हम
अनेक प्रकार से उसमें विवेक लगाते हैं। अचानक से क्या होता है, हम उसको कार्य को बार-बार गलत करते रहते हैं, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि वो कार्य हमारा सफल हो जाता है। वो कैसे होता है, उनका कहना था कोहलर का कि ऐसा तब होता है जब हमारे अंदर अचानक से अकस्मात ही कोई सूझ उत्पन्न हो जाती है, कोई चिंतन आ जाता है और हमारी जो क्रिया है वो एक परिणाम तक पहुँच जाती है। तो उसी को उन्होंने सूझ नाम दिया है, जो कि उनका सिद्धांत रहा। सूझ का सिद्धांत ये अंतर्दृष्टि का, क्योंकि अंतर्दृष्टि भी वही है जो मैं अंदर से, जो हमारे अंदर चिंतन विवेक उत्पन्न हो रहा है वही। तो उन्होंने वनमानुष जो था सुल्तान नाम का, उस पर प्रयोग किए। तो प्रयोग में उन्होंने एक दृष्टांत दिया, उसको हम अच्छे से उसका अवलोकन करेंगे विस्तार से कि उनका प्रयोग था क्या। तो उनका प्रयोग था कि उन्होंने एक पिंजरा लिया, उस पिंजरे में उन्होंने छत में 2 केले को लटका दिया, टांग दिया और उस चिंपैंजी को उसमें बंद कर दिया। बंद करने के बाद उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया चिंपैंजी को कि वो किसी तरीके से जाए और उसको प्रयास करे उतारने का, 2 केले जो उन्होंने लटकाए हुए थे। तो वो चिंपैंजी जो होता है बार बार प्रयास करता है उसको उतारने का ऊपर से, लेकिन उछल कूद करता है, लेकिन वो नहीं सफल हो पाता है। तो उन्होंने क्या किया था, उसी के बाहर में एक बक्सा भी रख दिया था। तो वो जो बनमानुष था चिंपैंजी नाम का, सुल्तान नाम का, वो उस बक्से को उठाता है। उठाने के बाद वो सफलतापूर्वक उस पर चढ़कर उन केलों को प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से, मतलब पहले वो बक्सा रखा हुआ था, उसने उसको उछल कूद करके प्रयास किया उतारने का, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। लेकिन अकस्मात उसमें एक सूझ उत्पन्न हुई कि मैं इस बक्से को रख के उसके ऊपर पैर रख करके उसको उतार सकता हूँ। तो उन्होंने ये अपना पहला प्रयोग करके दिखाया। ये आप देख रहे हैं चित्र में कि उन्होंने किस तरीके से ये ऊपर में केले टांगे हुए थे और यहाँ पे उसने चिंपैंजी ने बक्से का प्रयोग किया और बक्से का प्रयोग करके उसने उसको उस अपने प्रयास में सफल हो गया। दूसरा उनका प्रयोग था कि उन्होंने उन केलों को और ऊंचाई पे टांग दिया और पहले उन्होंने क्या किया, एक बक्सा रख दिया, लेकिन तब तक उस चिंपैंजी को इतना उसने चिंतन विवेक का प्रयोग नहीं किया और वो प्रयास करता रहा। लेकिन उसने देखा कि उसके पास 3 बक्से रखे हुए हैं, तो वो उसने क्या किया, अचानक से उन 3 बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद वो उन केलों को भी प्राप्त करने में सफल हो गया और फिर उसने उन तीनों केलों को उतार करके उसका दूसरा प्रयोग भी सफल हो गया। उसके बाद उन्होंने उस वन मानुष पर तीसरा प्रयोग किया। तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि केले को, दोनों केले जो थे उनको बाहर रख दिया बक्से से और उसमें अंदर क्या किया, एक छड़ी रख दी कि वो उन केलों को बाहर निकाले। और वो जो वन मानुष था वो अनेक बार से चिंतन करता रहा कि मैं कैसे इनको केलों को बाहर से अंदर ला सकता हूँ। तब उसने देखा कि एक छोटी सी छड़ी है, उस छोटी सी छड़ी के ऊपर वो प्रयोग करता रहा कि मैं किसी तरीके से इसको लेके आऊं। लेकिन वो क्या कर रहा है कि छोटी छड़ी को उसने उठा के पैर वैर से, हाथ से बहुत बार प्रयास किया, लेकिन वो नहीं सफल हो पाया उसमें। फिर उन्होंने क्या किया, वो बैठ गया उसमें और उसने क्या किया, पर छड़ी हुई उन्होंने रखी थी, क्या था कि एक छेद था, तो उसने बड़ी छड़ी का लेकर के उस छोटी छड़ी को पहले अपने पास खींचा और उसने उन केलों को भी प्राप्त कर लिया। तो उसमें भी कोहलर ने व्याख्या दी कि किस तरीके से, मतलब उसके पास सब कुछ साधन तो उपलब्ध थे, लेकिन उसने उस चिंतन का या सूझ का प्रयोग किया जिसके माध्यम से वो अपने प्रयोग में सफल हो पाया। चौथे प्रयास में उन्होंने क्या किया कि और 2 रख दिया पिंजरे से और दोनों छड़ी, छोटी छड़ी भी और बड़ी छड़ी, दोनों को उसके पास रख दिया और वो केलों को प्रयास करता रहा अपने पास लाने का, लेकिन वो नहीं कर पाया। तब उसके मस्तिष्क में विचार आया कि मेरे पास 2 छड़ी है और मैं इन छड़ियों को जोड़ सकता हूँ। तो उसने छोटी छड़ी को बड़ी छड़ी को जब खींच लिया तो छोटी छड़ी को बड़ी छड़ी में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद उसने उन केलों को अंदर से मतलब बाहर से उसको केले को अपने अंदर लेके पिंजरे में ले आया। तो उन्होंने, मतलब कोहलर ने इन दृष्टांतों के माध्यम से बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया और चारों प्रयोग उनके सफल हुए। वो किस माध्यम से सफल हुए कि उसके अंदर एक सूझ उत्पन्न हुई कि किस तरीके से उसने पूरी परिस्थितियों का अवलोकन किया कि मेरे पास क्या साधन है, मैं उन साधनों का कैसे प्रयोग कर सकता हूँ। प्रयोग करने के बाद उसने उनका पूर्ण रूप से समग्रता से अवलोकन किया। उनका कहना था कि अंश से कुछ नहीं होता, पूर्णता या समग्रता का ही उनका सिद्धांत था। उन्होंने अपने सिद्धांत को अन्य नामों से भी दिया है कि ये सूझ का जो सिद्धांत है इसको गैस्टोल्टवाद का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, इस तरीके से अन्य नाम से भी इसको बताया। तो उनका कहना था कि सबके लिए क्या होता है, हमें संपूर्ण परिस्थितियों का अवलोकन करना पड़ता है और अवलोकन करने के बाद ही हमारे अंदर एक सूझ उत्पन्न होती है।
तो यही जो कोहलर थे, कोहलर का सूझ का सिद्धांत था, समग्रता का सिद्धांत था, जिसमें कि कोहलर जो थे इसके प्रयोगकर्ता रहे प्रमुख, और इसको जो प्रस्तुत करता या इसको सिद्धांत को जो प्रसिद्धि प्राप्त कराई या फिर सिद्धांत का जो प्रस्तुत करता थे वो थे कॉर्टकॉफ का, और जर्मन वैज्ञानिक जो प्रमुख थे वैक्सवर्धीमर, जिन्होंने प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत था पहले प्रकरण में हमने पढ़ा था, उसका खंडन करके उन्होंने ये नया सिद्धांत सूझ का सिद्धांत था, इसको अपनी पुस्तक से गैस्ट्रोल्डवाद नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने 1912 में ये पुस्तक लिखी थी मैक्स वर्धीमर ने, तब उसमें उन्होंने इसको इस सिद्धांत का नाम दिया। अगला मेरा है कि इसमें ये जो सिद्धांत है सूझ का सिद्धांत, उसका हमारी शैक्षिक जीवन में क्या उपयोग, मतलब शिक्षा में क्या उपयोगिता इसकी माध्यम से हो सकती है, कि हम इसको पढ़ रहे हैं सूझ का सिद्धांत जो हमने कोहलर का पढ़ा, पढ़ने के बाद हम इसको अपने एजुकेशन में किस तरीके से अपना सकते हैं। तो उसमें ये है कि सूझ का सिद्धांत जो है वो हमारे अध्यापक के लिए भी, कि इसमें बताया गया है कि ये वातावरण का कोई महत्ता को स्थापित करता है। कैसे कि एक जो शिक्षक होता है उसको बच्चों के सम्मुख ऐसी परिस्थितियों को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि बच्चा क्या करे, उन परिस्थितियों का अवलोकन कर सके और उसको एक अंतर्दृष्टि हो, एक सूझ उत्पन्न हो सके, तो वो बच्चे की मानसिक विकास में सहायक होगा। और इससे क्या होगा, जो सूझ का सिद्धांत है वो पूरा मानसिक, ये मतलब एक मानसिक स्थिति का सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से मानसिक क्रिया पर बल देता है। तो इससे क्या होगा, हमारी सृजनात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि हम सूझ के माध्यम से अनेक प्रकार से चिंतन करेंगे, तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के विचार, चिंतन, तर्क शक्ति आदि उत्पन्न होगी, तो वो भी हमारे मानवीय विकास में या मानसिक विकास में प्रयोग के लिए सिद्ध होगा शिक्षा में। और ये पाठ्यक्रम पर ये महत्वपूर्ण होता है सूझ का सिद्धांत। और इससे क्या होता है कि सूझ के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी कार्य के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जब हम नवीन मतलब प्रयोगों का प्रयोग करेंगे, कुछ नई चीजें लेके आएंगे, तो क्या होगा, हमें नवीन ज्ञान, हमारे अंदर नवीन ज्ञान विकसित होगा। और पूर्व ज्ञान में क्या होगा, हमारे सुधार होगा। क्यों? क्योंकि हम पूर्व ज्ञान में पहले गलती कर रहे होंगे किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन अंत में क्या होगा, हम उस पूर्व ज्ञान को सुधार पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक नवीन ज्ञान मतलब हमें एक नवीन ज्ञान मिल जाएगा और हम तब क्या कर पाएंगे, पूर्व ज्ञान को सुधार पाएंगे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से हमारी शिक्षा में भी उपयोगी है। धन्यवाद। कहाँ गया? महोदय, एक प्रश्न है। हाँ जी, बोलिए। जैसे हमने पिछले प्रकरण में पढ़ा था थॉर्नडाइक का सिद्धांत जी, जिसमें करके सीखने का सिद्धांत है। एक तरीके से यहाँ पे भी उसके पास एक मौका दिया जा रहा है कि वो इस चीज को करे। चिंपैंजी के पास जो मौका दिया गया है उसके सेम टेक्निक थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे अप्लाई की है और सेम ही कोहलर ने की है। हाँ। जानवर अलग हो गए हैं बस। तो उसमें जैसे इन दोनों में हम डिफाइन कैसे करेंगे कि अलग अलग सिद्धांत है, इसमें दोनों को एक साथ भी तो किया जा सकता है, क्योंकि सूझ समझ वहां भी है, करके सीखना वहां भी है, और करके सीखना यहाँ भी और सूझ समझ यहाँ भी है। तो इनको हम अलग किस तरीके से करेंगे? करके सीखना मतलब प्रश्न अपना द्वारा से एक बार बताओ। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है जो अभी हमने पढ़ा कि किसी कार्य को करके सीखना। जैसे बिल्ली के पास दिया, उसने खाना बाहर रखा हुआ था, मांस का टुकड़ा रखा पिंजरे में, मन पसंदीदा खाना मछली रखी हुई थी, बिल्ली पिंजरे से बाहर निकलना सीखी। और सेम यहाँ पे चिंपैंजी पिंजरे के अंदर था। हाँ, केले ऊपर टांगे थे या बाहर रखे थे, उसने भी उस लिए ये बाहर भी रखे, दोनों ही कार्य करके देखे उन्होंने। बिल्ली ने अपनी सूझ से वहां पे जैसे की सोच समझ, उसने अपने चिंतन से वो बाहर निकली और वो कार्य किया।
और चिंपैंजी ने अंदर रहते ही ये कार्य किया। तो दोनों कार्यों से निष्कर्ष ये निकल रहा है, अगर निकालना चाहे तो इनको हम भिन्न कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत अलग अलग हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, एक मिनट, हाँ मुझे कुछ समझ में आ रहा है काफी हद तक, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से प्रश्न को नहीं समझ पा रही हूँ। तो यार थॉर्नडाइक ने इसी सिद्धांत को उसका करके सीखने का सिद्धांत दिया है। हाँ, और कॉलर इसको सूझ का सिद्धांत कह रहे हैं कि सूझ और समझ, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसमें हम इसको अलग अलग भिन्न कैसे करेंगे, क्योंकि अगर दोनों उदाहरण एक जगह दोनों जगह पे सटीक बैठते हैं, तो इसको हम भिन्न कैसे कर सकते हैं, मेरा ये प्रश्न था। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमको 2 मिनट में जवाब देती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। किसी का तो कोई प्रश्न नहीं है ना, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दो, उसको मैं जवाब दे दूंगी 2 मिनट में, जो भी उसका प्रश्न है समझ के। कौन है? नवीन केरवान। हाँ जी बोलो। कॉलर जो थे वो अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? वो अपने प्रयोग से सिद्ध करना चाहते थे कि उन्होंने जो मैक्स वर्थिमर थे, जिन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग मतलब प्रारंभ किया था इस सिद्धांत का, तो उन्होंने पुराने जितने भी थे प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, इन सब का खंडन कर दिया था उन्होंने। और खंडन करने के बाद जो मैक्स वर्थिमर थे वो एक नया सिद्धांत लेके आए थे, सूझ का सिद्धांत, जिसको गैस्टोल्टवादियों का सिद्धांत कहा था। तो उनका कहना था कि उसमें हमारा कहीं भी अंश नहीं रहता है, मतलब हम सारी परिस्थितियों का या जितनी भी जो भी कोई हमारे सामने समस्या आ रही है उसका हम पूर्ण अवलोकन करते हैं। तो पूर्ण अवलोकन करने मतलब संपूर्ण परिस्थितियों को एक साथ देखते हैं, अंश अंश करके नहीं कि अभी ये देखा ये देखा। उनका कहना था कि पूरा प्रयोग एक साथ करो, पूरी परिस्थिति का अवलोकन करो, तब हमारे अंदर जो एक सूझ उत्पन्न होगी ना, मतलब जो अचानक से एक विचार आ जाता है, जैसे अभी हमने वन मानुष का प्रयोग दृष्टांत से भी देखा, या हमारे मतलब स्वाभाविक जीवन में भी क्या होता है कि हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, करने के बाद अचानक से हम बहुत सारे विचार हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं, लेकिन अचानक से एक विचार नया आता है जिससे हमारी पूरी समस्या का समाधान हो जाता है। तो वो उनका प्रयोग था कि जो सूझ है वो अचानक से उत्पन्न होती है, उस पर उन्होंने अपना जो सिद्धांत था। मेरा अर्थ ये है कि मतलब ये कोई गतिविधि के अंतर्गत आती है क्या? गतिविधि मतलब जैसे मतलब इससे पहले भी जो पढ़ाया गया था, जैसे उसमें लोकतांत्रिक गतिविधियां थी, तो ये क्या गतिविधि के अंतर्गत, किसी गतिविधि के अंतर्गत भी आती है क्या? ऐसे मैंने इतना मतलब उसका क्या बोलना चाहिए, उतना गहराई से उसमें अध्ययन नहीं किया है। जहां तक मेरे को समझ में आया वहां तक मैंने बताने का प्रयास किया। बाकी कुछ ऐसा होगा तो बताना मेरे को, मैं उसको 5 मिनट में जो भी सवाल होगा करके बताऊंगी। जहां तक मेरे को समझ आ रहा है वहां तक मैं प्रयास कर रही हूँ आपका जवाब देने का। धन्यवाद। धन्यवाद।